So dear students, welcome to my channel The Excelo Science. So students, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ लिविंग कर रहे हैं और उसमें अभी तक हम जो 4 करेक्टरिस्टिक स्टडी कर चुके हैं द सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज ए बेसिक structural and functional unit of the life, and all living organisms or all living things grows. All living things need nutrition for their survival, that is food or water, and all living things respire or breathe, that is respiration is integral part of their life. Now moving forward, अब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं उनका नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, एंड दैट इज़ द मूवमेंट. सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इन सारे 9 करेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए हमने एक लाइन बनाई थी, दैट इज़ चलो गाए नया राग मस्त राम रवि का एक तारा ले गया. तो यहाँ पे हमने मस्त में जो एम वर्ड है उसका जो फर्स्ट इनिशियल है उसका मतलब है मूवमेंट. ओके, सो इस मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं. सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम हमारी लाइफ में जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ अब सवाल ये उठता है कि वो मूवमेंट करते क्यों हैं. बेसिकली ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे मूव फॉर द सर्च ऑफ फूड और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और फॉर फुलफिलिंग देयर अदर डेली नीड्स आल्सो. नाउ जो मूवमेंट होती है एनिमल्स में और ह्यूमंस में वो आप अपेरेंटली और क्लियरली विजिबल है. आपको आप देख सकते हो कि जैसे ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं वो बड़ी इजीली और इफ़ेक्टिवली वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे मूव वेरी इजीली. बट जो प्लांट्स हैं उसमें भी मूवमेंट होती है बच्चों, लेकिन द ओनली थिंग इज़ दैट कि उनमें जो मूवमेंट है वो इतनी क्लियरली और अपेरेंटली विजिबल नहीं होती, एंड दे नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड ग्रेविटी. लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक हम सनफ्लावर शो कर रहे हैं. आपने देखा होगा बच्चों, जो सनफ्लावर है जब सूर्य की किरणें सुबह निकलती है तो सनफ्लावर का जो फेस होता है दैट इज़ टूवर्ड्स द सन. सो जैसे ही इवनिंग में सन सेट होता है तब जो सनफ्लावर है उसका फेस अगेन टूवर्ड्स द सन ही रहता है. सो आप मॉर्निंग में और इवनिंग में जो सनफ्लावर की मूवमेंट है वो इजीली आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. बट द ओनली थिंग इज़ दैट इसमें जो प्लांट्स हैं उसमें जो मूवमेंट है वो इतनी क्लियरली और अपेरेंटली विजिबल नहीं होती. सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एज फार एज द मूवमेंट इन प्लांट्स इज कंसर्न. सो इन नटशेल all living organisms they move from one place to another place. Now moving forward, let us study the 6th characteristics of living things or living organisms. So बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा हमने ये लाइन याद करी थी, चलो गाए नया राग मस्त राम रवि का एक तारा ले गया. तो यहाँ पे राम का जो फर्स्ट इनिशियल है दैट इज द रेस्पॉन्स. नाउ व्हाट इज रेस्पॉन्स? Now, response is basically that when you respond to a stimuli. Now, जो stimuli होता है बेसिकली अगर आपको कोई टच करे, जैसे फॉर एग्जांपल गलती से अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाए तो इमीडिएटली आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हो. ये क्यों होता है? क्योंकि आपको जब आपने उसको टच किया तो एकदम आपको हीट लगी. Now, this is that heat is basically is a stimuli. So, all living organisms they respond to the stimuli. All living organisms they respond to the stimuli. Now the stimuli can be in the form of touch, light, heat or sound. Like for an example, this earthworm is responding to the light. नॉर्मली ये जो अर्थवॉर्म है ये लाइट से अवे रहता है. जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है ये अपने आप को अर्थ के अंदर अपने आप को छुपा लेता है. सो दिस इज बेसिकली दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट. हेयर द लाइट इज ए स्टिमुलाई. सिमिलरली दिस इज a second example which we are showing here. This is a tip of plant. You can see this is the sunlight which is falling here, and when the light falls on this
plants for a long time, that this tip of this plant normally try to respond to the light and try to bend towards the light, मतलब उसकी डायरेक्शन में अपने टिप को ये मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ ए plant is called as a phototropism. Now this is here the another example of a stimuli responding to the stimuli. Here is a touch is a stimuli. This is a special plant which is also known as a touch me not, मतलब मुझे टच मत कीजिए. देखो प्लांट का नाम भी है टच मी नॉट, मतलब मुझे टच मत कीजिए. जैसे ही आप इस प्लांट को टच करते हैं, यू कैन सी हेयर, इसकी जो लीव्स है वो स्क्वीज कर जाती है. सो व्हाट दिस शोज दैट दिस प्लांट दैट इज टच मी नॉट इज रिस्पॉन्डिंग टू द टच एज ए स्टिमुलाई. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपके जो चैप्टर में जो फोर्थ एक्टिविटी है दैट इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है. पहली ये है कि आप एक टॉर्च लीजिए और उसको स्विच ऑन कीजिए एंड पुट दैट उसकी जो बीम है अपने फेस के ऊपर डालिए एंड सी व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन. एंड द सेकंड एक्टिविटी कि आप अपने आप को एक डार्क रूम में रखिए 10 से 15 मिनट के लिए एंड जस्ट सडनली मूव आउट ऑफ दैट रूम इन अ ब्राइट लाइट, इन अ सनलाइट. व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन. तो बेसिकली आपको क्या होगा, इमीडिएटली जब आप एकदम लाइट में जाते हैं तो आपकी जो आई है, जो उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, इसमें आपके आई में जो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है, इंटरनल पोर्शन, विच इज़ कॉल्ड एज ए प्यूपिल ऑफ आई. तो जैसे ही आप ब्राइट लाइट में जाते हैं, जैसे कि ऊपर की ऑब्जर्वेशन में हमने डिस्कस किया कि या तो आपके फेस के ऊपर एकदम टॉर्च पड़े या आप इमीडिएटली आप डार्क रूम से सनलाइट में जाते हैं, तो आपकी जो प्यूपिल है आईज का दैट श्रिंक्स. एंड ड्यू टू वाइट श्रिंक्स बिकॉज कि आईज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कम लाइट अंदर लेके जाना चाहती है, सो दैट कि हमारी आँख का अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रेटिना है वो डैमेज ना हो जाए इमीडिएटली फॉर द व्हेन यू एक्सपोज टू द लाइट. सो दिस इज हेयर द लाइट इज द स्टिमुलस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the seventh characteristics of the living things or living organisms. So the seventh characteristic is the reproduction. So इसको याद करने के लिए again जैसा कि हमने एक लाइन याद करी थी, चलो गाएं नया राग, मस्त राम रवि का एक तारा ले गया. तो यहाँ पे रवि जो वर्ड है उसका R stand for reproduction. So all of you know that all living things reproduce. So बच्चों इस करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन वर्ड को दो हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा. पहला री, दूसरा प्रोडक्शन. री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस होना. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड वाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि दिस इज द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बच्चों इसको इस ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि कोई भी लिविंग स्पीशीज़ तब तक वो सर्वाइव कर सकती है जब तक वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली अपने जैसे सेम स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता हो. सो दैट इज़ वाई द रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म्स हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में वो मेनली ऑफ टू टाइप्स, यानी कि वो दो तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. पहला मैकेनिज्म है बाय लेइंग द एग्स और दूसरा बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. नाउ पहले एग्जांपल को अगर हम देखें जिसमें वो अंडे देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उन अंडों में से उनके जैसे सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस हो पाते हैं. दूसरा जिसमें वो अपने आप को अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स कर पाते हैं और काउज अपने आप के यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर पाती हैं. सेकेंडली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय द टू मैकेनिज्म्स. पहला जिसमें वो सीड्स को आप सो करते हो सॉइल के अंदर और उससे वो सैपलिंग्स बनते हैं और देन प्लांट्स बनते हैं, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ द व्हीट क्रॉप, यानी कि गेहूं की जो खेती होती है. सेकेंड मैकेनिज्म
इज़ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव वर्ड जो है बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करें, यानी कि जो प्लांट का जो वेजिटेशन होता है, यानी कि उसके जो स्टेम्स होती हैं या जो उसके लीव्स होते हैं या रूट्स होते हैं, वो पार्ट्स को हम यूज़ करके उसके जैसे सेम स्पीशीज़ को हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं, उसकी जो स्टेम्स हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। एंड इन जिंजर, जिसको हम अदरक भी कहते हैं, उसमें उनकी जो रूट्स हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन के इन एग्जांपल्स को हम इन डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एनिमल्स में सम ऑफ द एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस बाय द laying the eggs. Now here is an example when a hen is laying the egg. So when this hen lays the egg, and from this egg the new young ones is reproduced. And in plants, this example is a seed where we sow the seed under the soil, and from this seed sapling and plants is reproduced. Secondly, शुगर केन का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोला था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उसकी जो स्टेम्स है दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो शुगर केन्स है उसके अंदर नोड्स होती हैं, और इस जो शुगर केन है इसको हम अर्थ के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर हम सो करते हैं, तो इसी नोड से नया प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। सेकेंडली, जो जिंजर है यानी कि जिसको हम अदरक बोलते हैं, अगर हम इसका जो रूट है दैट इज़ यूज्ड फॉर अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो इसकी रूट है दैट इज़ इट्स वेजिटेशन बीइंग यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर जो ये बर्ड्स होती हैं बेसिकली इस बर्ड से ही नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो पाता है। नाउ बच्चों, अब हम जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके जो 8th करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन, उसको स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको याद हो, हमने लाइन याद करी थी, चलो गाएं नया राग, मस्त राम रवि का एक तारा ले गया। उसमें जो ई स्टैंड फॉर दैट इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स दे एक्सक्रीट देयर वेस्ट, एंड दैट वेस्ट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी के अंदर जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होता है, उसका कुछ वेस्ट बनता है। उस मेटाबॉलिक वेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स रूटीन बेसिस पे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो है वो अपना एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट भी निकालते हैं, और जब वो सांस बाहर निकालते हैं जैसे एक्सेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो यूरिन है वो जो डेली बेसिस पे जब एनिमल्स या ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड दिस यूरिन इज हैविंग अ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एज अ वेस्ट दैट इज़ द यूरिया। एंड सेकेंडली, जो प्लांट्स हैं दैट आल्सो गिव एक्सक्रीशन टू लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर स्टोमेटा विच इज़ एज शोन हेयर इन दिस डायग्राम। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो उनका जो वेस्ट होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन एंड द वाटर, ऑक्सीजन एंड द वाटर। नाउ द लास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि वो कितने समय तक वो जिंदा रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। डेफिनेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक टाइम तक वो जिंदा रह सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे हैव ए डिफरेंट लाइफ स्पैन। लाइक some of the have a lifespan of very few minutes, and some of the living organisms they can survive for the 100 of years। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ मिनटों के लिए जीते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सालों साल जी सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम देखें बैक्टीरिया एक ऐसा एग्जांपल है जो लगभग एवरेज जो लाइफ स्पैन है एक बैक्टीरिया का वो 12 घंटे का है, और एक टॉर्टोइज यानी कि जो कछुआ है वो लगभग 120 साल तक सरवाइव कर सकता है। बट वन थिंग इज श्योर बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्टीमेटली सबको मरना ही पड़ता है। दैट इज़ ऑल अल्टीमेटली ऑल लिविंग थिंग। डू यू नो सेक्शन में एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसमें जो हमारे किचन में जो सीड्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ दाल्स, जैसे हम दालें भी कहते हैं, वो उस कंटेनर में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन सीड्स को आप
एक सुइटेबल एनवायरनमेंट देते हैं फॉर देयर ग्रोथ और न्यूट्रिशन। ये ग्रो करते हैं और प्लांट्स में कन्वर्ट भी होते हैं, बट आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे इवेंचुअली डाई। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लिविंग करेक्टरिस्टिक्स के 9 करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया एंड इस टेबल में हम उसको वन गो में अंडरस्टैंड करते हैं एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। और इसको लिविंग थिंग्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो 9 करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने वन गो में अंडरस्टैंड करने के लिए ये लाइन याद करी थी, दैट इज़ चलो गाए नया राग मस्त राम रवि का एक तारा ले गया। तो इसमें जो पहला करेक्टरिस्टिक्स था दैट वाज अ सेलुलर स्ट्रक्चर, जो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल लिविंग थिंग्स दे हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ, बट जो नॉन लिविंग है उसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होती। जो ग्रोथ है वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ द ग्रोथ बाय हाइट, वेट, साइज एंड वॉल्यूम, वेयर एज जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे डू नॉट ग्रो। एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल लिविंग थिंग्स दे रिक्वायर न्यूट्रिशन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड और वाटर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स को ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेस्पिरेशन जो लिविंग थिंग्स है उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स जो ब्रीथ करती हैं एंड जस्ट टू रेस्पायर आफ्टर रेस्पिरेशन दे obtain एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल एंड दे डू नॉट ब्रीथ एंड दे डू नॉट रेस्पायर। मूवमेंट जो है ऑल लिविंग थिंग्स दे हैव ए मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स एंड एज ए बॉडी एज ए होल, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं करती अनटिल और अनलेस उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। रिस्पॉन्स जो है ऑल लिविंग थिंग्स दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जैसा कि लाइट, हीट, टच, और नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, दे गिव बर्थ टू देयर मोर ऑफ देयर kind, but they do not non-living things do not reproduce. Excretion, all living thing excrete the waste, that is a metabolic waste, that is unwanted material through from their body, but non-living things do not excrete anything. And the lifespan, all living things have a definite lifespan, but non-living things do not have a definite lifespan in their life.